हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एचपीएससी पीजीटी की क्लासेस 7 क्लास में करवा चुकी हूँ, प्लस आपको वो वीडियोस भी बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी आपको देखनी चाहिए आपके किसी भी एग्जाम के लिए, और आपके एचपीएससी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ये है जी 8th क्लास। आपके टॉपिक में मेंशन है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की जो फैमिली है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाई थी। उसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं वो भी बताया था, लेकिन डिटेल की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम के सिलेबस में जो मेंशन है 3 मॉडल्स, उनकी बात हम करेंगे। तो ये है जी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। और ऑब्वियसली एडवांस ऑर्गेनाइजर की बात किसने की थी? ओज़ोबेल ने की थी। तो आप नाम जो है ओज़ोबेल का याद रखेंगे, ओके। और अगर इंफॉर्मेटिव लग रही हैं वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर होता क्या है, वहां से चीजें हमें शुरू करनी है। ओज़ोबेल ने ये सजेस्ट किया था। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर एक तरीका रहेगा जिसमें आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, जो नए कॉन्सेप्ट, उनके आइडियाज को, मतलब जो उनके खुद के आइडियाज हैं प्लस जो नए कॉन्सेप्ट आप सिखाना चाह रहे हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे उनको समझ आनी चाहिए चीजें, ओके। अब ये एडवांस ऑर्गेनाइजर कोई इंस्ट्रक्शनल टूल भी हो सकता है, एक डिवाइस होती है बेसिकली, या एक मेंटल लर्निंग एड भी हो सकती है। सो ये टेंजिबल इंटेंजिबल वाली बात नहीं है एडवांस ऑर्गेनाइजर। इनफैक्ट एडवांस ऑर्गेनाइजर कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है बहुत बार, ओके। So this advanced organizer is a device or mental learning aid to help students get a grip on the new information। तो नई information के ऊपर कैसे पकड़ बनाएंगे, कैसे समझेंगे उसको, तो जिसकी हेल्प से भी आप समझाने की कोशिश कर रही हैं, वो जो हेल्प आप ले रहे हैं ना बीइंग अ टीचर, तो वो आपकी हेल्प जो ले रहे हैं वो एडवांस ऑर्गेनाइजर है जी। सो एडवांस ऑर्गेनाइजर वर्बल फ्रेज भी हो सकते हैं, ग्राफ्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एडवांस ऑर्गेनाइजर एज सच। जब भी हम कोई मॉडल पढ़ते हैं तो उसके बेसिक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे ना, तो ये 6 बेसिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फोकस, यानी उस एलिमेंट, वो जो आप मॉडल पढ़ रहे हैं उसका मेजर फोकस किस चीज पे है। सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स एक तरीके से क्या होता है, अगर आपने इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आप समझाएंगे, क्या फेजेस रहेंगे। सोशल सिस्टम, आसपास का सिस्टम कैसा होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन आएगा ये, कि किस तरीके के रिस्पॉन्सेज या रिएक्शंस आप जो है बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा, किस तरीके का मटेरियल आप यूज करेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी जो इसको सपोर्ट करेंगी। प्लस इसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि आप जो ये मॉडल है इसको किस सब्जेक्ट में या किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, सबसे पहले फोकस। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर का मेजरली फोकस है कि वो टीचर्स को हेल्प करे, कि वो अपने मेथड्स, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ा रहे हैं आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। सो उस प्रेजेंटेशन के दौरान आप जिस भी चीज की हेल्प ले रहे हैं, एक तरीके से वो एडवांस ऑर्गेनाइजर हो गया, राइट। सो ये टीचर्स को इंप्रूव करने का स्कोप दिखाता है, यानी ये हेल्प करता है टीचर्स को मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या लेक्चर या कोई भी फॉर्म ऑफ टीचिंग आप कर रहे हैं उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए। सो मेजर फोकस है इसका कि ये टीचर्स को हेल्प करे उनके मेथड्स इंप्रूव करने में। ऑर्गेनाइजिंग एंड कन्वेइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज मीनिंगफुली आएगा ये जी, MEANI आएगा यहाँ पे, मीनिंगफुली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। सो ऑब्वियसली ओज़ोबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट दिया है, और ओज़ोबेल ने ही मीनिंगफुल लर्निंग थियरी की बात की है, जो मैंने आपको करवा रखी है, नहीं की है तो कर लीजिएगा। सो जो मीनिंगफुल लर्निंग थियरी है, मीनिंगफुल मतलब जो भी आप सब्जेक्ट या जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, उसका मतलब मीनिंग क्या निकल के आता है, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बच्चों को समझाना, ताकि वो एफिशिएंटली उस चीज को यूज कर पाए, ओके। सो जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में और उसको कन्वे करने में, कन्वे मतलब सामने वाले को समझाने में हेल्प जो कर रहा है वो क्या है जी, एडवांस ऑर्गेनाइजर का फोकस है। हेल्पिंग द लर्नर्स टू स्ट्रेंथन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। और देखिए, हमने क्या बात की, टीचर्स को हेल्प कर रहा है उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको इंप्रूव करने में मेथड्स, प्लस ये लर्नर्स को भी हेल्प करेगा ताकि वो अपने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी मेंटल लेवल पे, संज्ञानात्मक लेवल पे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, उनको, ताकि और बेहतर तरीके से चीजें समझ आए बाद में आगे जाके, ओके। सो वो कैसे करेंगे, रिसीव करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, और फिर जो भी चीज आपके सामने प्रेजेंट की गई है उसको रिटेन करके,
ठीक है, तो पहले आप उसको रिसीव करेंगे कि टीचर आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से चीजों को समझा रहा है। बीइंग अ लर्नर आप रिसीव करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज है ना कि इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, राइट। सो उसको प्रोसेस करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको दी गई है, और फिर फर्दर लर्निंग और लिविंग में उसका यूज करेंगे, उसकी हेल्प से बाकी चीजें आप करेंगे। सो ये मेजर फोकस रहेगा हमारे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का। सिंटेक्स क्या रहेगा जी? सिंटेक्स मतलब स्ट्रक्चर्स। तो कोई भी एक्टिविटीज जो हैं उनको आप 3 फेजेस में कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, सो फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड। सो फेज फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट करेंगे आप एडवांस ऑर्गेनाइजर एक्टिविटीज को, ठीक है। तो ये जो हेडिंग्स है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। कई बार जो है क्या पूछ लेते हैं, इनको ही सीक्वेंस में लगाना भी पूछ लेते हैं जी। ओके, सो पहले आप एडवांस ऑर्गेनाइजर एक्टिविटीज को प्रेजेंट करेंगे, देन प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और मटेरियल एक्टिविटीज, और लास्ट में है कॉग्निशन या जो कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज है उनको स्ट्रेंथन करना। कैसे उनको स्ट्रेंथन करेंगे? अब ये जो 3 हेडिंग्स हैं, इनके अंडर भी फर्दर सब हेडिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो 3 पार्ट है ना पहले वाले फेज के, ये कई बार क्वेश्चन में एटलीस्ट नेट के लेवल पे तो पूछे जाते हैं, और अगर इसी लेवल का चीज आपसे पूछी गई पेपर में तो यही पूछ सकते हैं इनको सीक्वेंस में लगाना, या ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी जो स्टेप है वो एडवांस ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो फर्स्ट फेज में क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजर एक्टिविटीज को प्रेजेंट करना, यानी कि जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं उसके एम को क्लियर करना, फिर एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट करना कि आप किस तरीके से या क्या किस चीज का यूज करके उस चीज को समझाएंगे, राइट। फिर बच्चों में अवेयरनेस जो है उसको प्रॉम्प्ट करना कि कैसे अवेयरनेस आ सकती है, उस चीज का ध्यान रखना। अवेयरनेस ऑफ द लर्नर्स रेलेवेंट नॉलेज। ओके, सो रेलेवेंट नॉलेज से रिलेटेड आप अवेयरनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले लेसन के एम्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर क्या रहेगा उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर अवेयरनेस को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। ओके, फिर आप जो लर्निंग टास्क है या जो मटेरियल एक्टिविटीज है उनको प्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मल प्रेजेंटेशन रहेगी लर्निंग मटेरियल की, कि लर्निंग मटेरियल क्या होगा, किन किन चीजों का इस्तेमाल होगा। फिर आपका प्रॉपर वे क्या होगा प्रेजेंटेशन का, उसको अडॉप्ट करना, ठीक है, किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे चीजों को। फिर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग मटेरियल एक्सप्लिसिट टू द स्टूडेंट्स। तो एक्सप्लिसिट मतलब आप साफ साफ उनको बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से ऑर्गेनाइज, जैसे मैं आप लोगों को कई बार बता देती हूँ ना कि ये आपका सिलेबस है, मैं इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे कंप्लीट करवाऊंगी। सो वही चीज यहाँ पे है कि एक लॉजिकल ऑर्डर जो है लर्निंग मटेरियल का एक्सप्लिसिटली आप स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। देन थर्ड फेज है जी कॉग्निशन या कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करना, यानी ये एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे तो आप मटेरियल को प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मल वे में। जो थर्ड फेज हो गया ना, वो एक तरीके से इंटरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंटरेक्टिव फेज हो गया एक तरीके से, यानी प्रॉम्प्टिंग इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलेशन। सो ओवरऑल बात यही है कि जो भी चीजें बच्चों का अलग ओपिनियन होगा, आपका अलग ओपिनियन होगा, सो एक जो है इंटीग्रेटिव लेवल पे और एक सेम लेवल पे आने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। प्रॉम्प्टिंग एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग, कि बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें, वो चीज आप प्रॉम्प्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट एक तरीके से क्या होता है, उकसाना। ओके, सो आपको इंटीग्रेटिवली काम करने के लिए उकसाना है, आपको एक्टिव रिसेप्शन के लिए उकसाना है। तो उकसाना वर्ड थोड़ा सा मतलब वो होता है ना, एक नेगेटिव टर्म्स में कई बार यूज हो जाता है कि अच्छा इसने इस चीज के लिए उकसाया। ओके, सो प्रॉम्प्टिंग वर्ड जो है इंग्लिश में बेटर नजर आता है थोड़ा सा वोकेबुलरी वाइज। सो आप एक्टिव रिसेप्शन लर्निंग को प्रॉम्प्ट करेंगे कि आप जो है बच्चे उसमें एक्टिव रहें, जो भी चीज आप उसको समझा रहे हैं। एलिसिटिंग अ क्रिटिकल अप्रोच टू द सब्जेक्ट मैटर। एलिसिटिंग इज लाइक एक्सप्लिसिटली आप उस चीज को बता रहे हो, चाहे वो उदाहरण देखिए, आपने बता दिया साफ साफ कि जो भी सब्जेक्ट मैटर आप पढ़ा रहे हैं उसका क्रिटिकल अप्रोच क्या है, किस तरीके से आप एक टिपिकल वे में इस सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे, कैसे समझने की कोशिश करेंगे। सो वो यहाँ पे आप जो है साफ साफ बता देंगे बच्चों को। और लास्ट में है जी क्लैरिफिकेशन, कोई भी नई नॉलेज है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट है, हर चीज से रिलेटेड लास्ट में उनकी जो क्वेरीज हैं या जो भी चीजें उनको समझ आ रही है नहीं आ रही है उसको क्लैरिफाई कर देना लास्ट में। ओके, सो ये जी 3 फेज हैं, आपको ये याद होने चाहिए। अगर डीप में क्वेश्चन आया तो आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज आपके सिलेबस में ऑलरेडी 12 कुछ टॉपिक मेंशन है, तो उन 12 में से तो आपको डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए। ओके,
देन आता है इसका सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रहेगा क्योंकि सब कुछ टीचर ही डिसाइड कर रहा है ना, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर है, ये चीजें होंगी, वो टीचर बच्चों को बता रहा है। हाँ, लास्ट में जाके उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स गुड। बट कहीं ना कहीं अगर आप सोशल सिस्टम देखेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का, सो इट इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड एंड टीचर डोमिनेटेड, क्योंकि टीचर ही बच्चों को लीड कर रहे हैं कि कैसे जो है आपको लर्निंग ट्रैक पे जाना है या किस तरीके से आपको चीजें करनी है, समझनी है। ओके, सो जैसे ही, क्योंकि हमने देखा ना अभी लर्निंग मटेरियल आपने प्रेजेंट किया फेज 2 में, वैसे ही फेज 3 में जो है आपने क्या कर दिया, उसको इंटरैक्टिव स्टाइल में चेंज कर दिया। ओके, सो चीजें टीचर के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं, ऑल्दो 3rd फेज में जाके थोड़ा सा इंटरेक्शन है, बट स्टिल इसको हम कहीं ना कहीं टीचर डोमिनेटेड ही मानेंगे। ओके, देन आते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस की, किस तरीके का रिस्पॉन्स या रिएक्शन आपको नजर आएगा या आप किस तरीके का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। सो मॉडल कॉल्स फॉर, इसमें अप्रोप्रिएट अटेंशन, केयरिंग रिस्पॉन्सेज जो हैं वो होने चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट रिएक्शन। तो वही चीज जो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा या वो बच्चा क्या चीज सीखना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, वो रिस्पॉन्सेज की बात यहाँ हो रही है। तो सीकिंग क्लैरिफिकेशन अबाउट मीनिंग, नेचर, पर्पस ऑफ न्यू लर्निंग मटेरियल। सो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो ऑब्वियसली बच्चा जानना चाहेगा कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। सो एक क्लैरिफिकेशन जो है वो चाहेंगे, क्यूरियोसिटी उनमें रहेगी कि इसका मतलब क्या है, ये चीज क्यों हो रही है, वगैरह वगैरह। ओके, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटेड इट फ्रॉम एंड रिकॉन्साइलिंग इट विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर स्ट्रेंथनिंग वंस कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी आप चीजें, मतलब आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करके भी बताएंगे कि कल जो हमने बेसिक चीज पढ़ी थी वो एडवांस वाली जो आज पढ़ रहे हैं वो कैसे अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज उसको कनेक्ट करना, जैसे कई बार मैंने क्या बताया आप लोगों को लास्ट क्लास में कि भाई ये मॉडल्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इस तरीके से हो सकती है, और उन्हीं में से एक मॉडल आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो वही चीज है कि आप उसको रिकॉन्साइल करें, चीजों को इंटीग्रेटिवली बताएं, ताकि एक जो कॉग्निशन लेवल है वो स्ट्रेंथन हम कर सके स्टूडेंट्स का। Making the acquisition of new learning quite relevant to the students' future learning and life। तो future learning के लिए, life के लिए, हर चीज के लिए जरूरी रहे वो एक्विजिशन हमें करने की, बच्चे को नई लर्निंग जो हम सिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को वो थोड़ी रेलेवेंट होनी चाहिए कि उनके कहाँ काम आएगी। मतलब हमें पता हो कि आज हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो लाइफ में कल कहाँ हमारे काम आने वाली है। रिजल्टिंग इन द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी। सो वो क्रिटिकल अप्रोच को प्रमोट भी कर पाए और फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी उनमें डेवलप हो पाए, बिकॉज हर टाइम पे टीचर आपके साथ नहीं होगा लाइफ में, आपको खुद के डिसीजंस भी लेने हैं। सो आप इंफॉर्मेशन जो भी आपके सामने रखिए उसको कैसे प्रोसेस करते हैं वो एबिलिटी आप में डेवलप की जा रही है यहाँ पे। ओके, सो ओवरऑल अगर हम बात करें सो एक तरीके से कहीं ना कहीं सिखाने ही वाली बात हो रही है क्योंकि टीचिंग का मॉडल है, बट हाँ इसमें अटेंशन, केयरिंग और रिस्पॉन्सेज जो है वो चाहिए होंगे। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मटेरियल जो है हमें चाहिएगा, क्योंकि हम मीनिंगफुल आउटकम्स की बात कर रहे हैं। मीनिंगफुल लर्निंग थियरी जो है वो यहाँ पे दी गई थी। सो मीनिंगफुल लर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मटेरियल या कंटेंट भी तो हमारे पास होना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड बिल्डिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट एडवांस ऑर्गेनाइजर रेलेवेंट टू द लर्निंग मटेरियल। और फिर जो लर्निंग मटेरियल हमने सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आप जो है प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो उसके लिए चाहिए हो उन चीजों को प्रिपेयर करें, वो चीज भी जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटीग्रल एंड अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, किसके बीच में, जो भी कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजर आप ढूंढ रहे हैं या एक एडवांस ऑर्गेनाइजर आपने सोचा चलो ये ग्राफ या इस चार्ट के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो चार्ट आपके कंटेंट से रिलेटेड तो होना चाहिए ना। सो एक अप्रोप्रिएट और इंटीग्रेशन जो है वो हमें दिखना चाहिए, एक रिलेशनशिप दिखना चाहिए जो आपका ऑर्गेनाइजर है, एडवांस ऑर्गेनाइजर या कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजर और कंटेंट के बीच में। मान लो मुझे ना क्लास में जाके क्या पढ़ाना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना है और मेरे पास एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चार्ट है या जो ग्राफ है, तो वो जो चार्ट की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से एडवांस ऑर्गेनाइजर का काम करेगा और जो कंटेंट है हमारा वो रिलेटेड रहेगा इस चार्ट से, ठीक है। नीडेड कॉम्पिटेंस एंड प्रेजेंटेशनल स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स गेन मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ द एक्सपोजिटरी टीचिंग। सो जो भी टीचिंग टीचर कर रहे हैं तो एक कॉम्पिटेंस लेवल उसमें उनमें चाहिए होगा टीचर में, जो कि हम टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उसमें भी पढ़ते हैं, और एक प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए कि अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं तो मैं कैसे समझाऊंगी, राइट। सो वो एक प्रेजेंटेशन स्किल अगर टीचर में होगी तो वो स्टूडेंट्स जो है उसकी वजह से इफेक्टिव टीचिंग होगी, और इफेक्टिव
इंटरैक्टिव टीचिंग की वजह से स्टूडेंट्स मैक्सिमम एडवांटेजेस वहां से जो है वो गेन कर पाएंगे, चीजों को सीख पाएंगे। एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो ऑब्वियसली एडवांस ऑर्गेनाइजर तो आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट के लिए ये जो चाहे स्कूल में हो यूनिवर्सिटी में हो, एक स्किल्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की हेल्प से बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। ऑल्दो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो हमें होनी चाहिए बीइंग अ टीचर, कि आपको पढ़ाना कैसे, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं उसको मीनिंगफुल वे में कैसे जो है आपको क्या करना है, कन्वे कैसे करना है बच्चों के सामने। अब वो कन्वे किसी भी तरीके से हो सकता है। एक्सपोजिटरी मेथड्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोजिटरी में यूजुअली क्या क्या आ जाते हैं, लेक्चर मेथड आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, रीडिंग या एग्जिबिटिंग वर्बल कंटेंट जो आप दिखा रहे हैं, वर्बल तो आप बोल के बताएंगे ना मेजरली। सो ये सारी की सारी चीजों के थ्रू ऑलमोस्ट आप हर एक सब्जेक्ट में ये मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही इसका एप्लीकेबल कॉन्टेक्स्ट रहेगा, यानी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मतलब कहां आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस के साथ। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं आया है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या समझ नहीं आया, पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।